के हॉल में हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी का भी यही निर्देश था कि किसी भी अपने ब्लॉक में ये कार्यक्रम करना है, तो हमारा बिल्डिंग वगैरह सभी इन पे, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ करा गया। सरकार के 8 साल पूरे होने पर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी हमें सूचित करते रहते हैं क्या हो रहा है और क्या कमी है और कितना अच्छा और होना चाहिए। इसी के संदर्भ में पूरे कलेक्ट्रेट में, हर जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। जिले के अनुसार कलेक्ट्रेट में प्रोग्राम चल रहे हैं, ब्लॉक्स पे चल रहे हैं और हमारे नगर पालिकाओं में कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, बैठ जाओ। चलो। फोटो भी ठीक नहीं आ रही हमें भी अच्छा लगा। मुझे लग रहा पीछे वालों को लगेगा ना, कोई ना कुछ भी दिख रहे हैं। हम लेंगे बात है। माइक आगे कर लीजिए। हो जाए हो जाए। यदि मैं डाटा की बात करूं तो डाटा आप सभी के पास है और जो पत्र हैं उनमें सभी लिखे हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की एक सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते आपसे यही शेयर करना चाहती हूं कि आज़ादी के बाद से हम बार बार ये कर रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ना चाहिए, देश की गरीबी हटनी चाहिए, हमारे जो एससी और ट्राइब के हमारे जो परिवार हैं वो आगे आने चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, किसानों के लिए अच्छा होना चाहिए, गांव में भी शहर जैसी सुविधा होनी चाहिए, गांव से माइग्रेशन ना हो, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हम ग्रॉसली देखें तो पिछले जो 8 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफ़ी बदल गई है। जो उत्तर प्रदेश बदनाम होता था लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कि यहाँ पर एक व्यवसाय था लोगों को उठाना और उनसे पैसा वसूल करना, किसी की अच्छी दुकान या व्यवसाय चल रहा है तो उससे महीने का पैसा एक डिसाइड करना, ये तरह तरह के बदमाश और गुंडे बदमाश जो हैं उनके ऑर्गेनाइज क्राइम चलता था। और व्यापारी और प्रतिष्ठानों के मालिक और जो भी लोग हैं संपन्न, वो हमेशा इससे परेशान रहते थे। और इसी कारणवश मैं ये कहूँ उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते थे कि हम इंडस्ट्री लगाएं या हम व्यापार को आगे बढ़ाएं या हम कुछ करें। यदि मैं अपनी बागपत लोकसभा की बात करूं या अपने मोदीनगर क्षेत्र की बात करूं तो बहुत कम लोग यहाँ पर ये सोचते थे। अगर बागपत में आप देखिए, बागपत लोकसभा में, क्योंकि मैं वहीं से आती हूँ तो वहां भी मैं चर्चा करना उचित समझूंगी, क्या बागपत में लोग मरीज बीमार नहीं होते? क्या वहां अस्पतालों की जरूरत नहीं थी? क्या वहां अस्पताल चलता नहीं? लेकिन वहां कोई भी बड़ा प्राइवेट अस्पताल खोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए लोग। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं थी दिल्ली से इतनी अच्छी, और दूसरे उनको ये रहता था कि यहाँ कोई क्राइम ना हो जाए, इस तरह की कोई घटना घटित ना हो जाए कि हमारे से कोई पैसा बांध ले या हमें परेशान करे या किडनैपिंग हो जाए और उसमें कोई गोलीबारी हो जाए। इस तरह के डर आम लोगों के मन में बैठे हुए थे, इसी वजह से उत्तर प्रदेश ऊपर नहीं उठ पा रहा था। ये अगर बदलाव करा बिना किसी लड़ाई झगड़े के, यदि बदलाव हुआ तो ये आदरणीय योगी जी ने बदलाव करा। और आदरणीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए, क्योंकि वो तो सन्यासी हैं, उनका परिवार वो छोड़ चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों को, बहनों को अपना मानते हुए उन्होंने ये सारी चीजें करी जो लॉ एंड ऑर्डर की हैं। सबसे पहले जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, कहीं भी हम रहें, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहें या देश में रहें। आज जहां जिन देशों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां आप सोच सकते हैं कि मूल नागरिक और खास तौर से महिला और बच्चों के क्या हाल हो रहे हैं। कोई भी अगर अव्यवस्था होती है देश में या प्रदेश में, महिला और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का था। लड़कियां पढ़ नहीं पा रही थी, लड़कियां नौकरी पर नहीं जा पा रही थी, बहुत तरह के जो व्यवहार थे गलत होते थे महिलाओं के साथ। और उसमें नेता भी, सबसे जो विडंबना थी कि नेता, स्थानीय और प्रदेश के नेता और मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते थे कि दंगाबाजों की और ऐसी घटनाएं करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती थी। ऐसा हमने कई सारी चीजों में देखा, कई सारे एपिसोड्स में हमने देखा। मैं नाम लेके ज्यादा वो नहीं करना चाहती। जब से महाराज जी की सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त हुआ है, इसमें मुझे कोई कहने में संशय नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो लड़कियां पढ़ने जाएंगी, ग्रामीण नौकरी करने निसंकोच जाएगा। लड़की नौकरी करने जा रही तो उसका चाचा और उसका भाई उसके साथ बॉडीगार्ड की तरह से एक मैन पावर वेस्ट नहीं होगी। आज यदि हम मोदी नगर में शादी ब्याह में आते हैं तो हम चाहे इस तरफ आए चाहे हम उधर जाएं, रात बिरात मुझे लोग घूमते हुए दिख जाते हैं कि कोई नौकरी से वापस जा रहा है,
कोई लड़की वापस जा रही है, तो उससे क्या है कि पूरा स्टेट का एक इकोनॉमी ऊपर चलती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे घर में या आपके घर की महिला 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रही है, तो उसके घर की इनकम बढ़ रही है, घर की इनकम बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश भी ऊपर उठ रहा है, उससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ऊपर उठ रही है। और जो हम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगा, जब ये लड़कियां पढ़ने जाएंगी, जब ये गरीब पढ़ने जाएंगे, जब गांव के किसान का बेटा पढ़ने लिखने जाएगा, उसको मौके मिलेंगे, तब ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम दे पाएंगे। और ये सिर्फ पूरी बयानबाजी या बात नहीं है, उसके लिए विभिन्न माध्यमों से काम चल रहा है। दूसरी चीज है जीरो पॉवर्टी। हम गरीबों को क्या ऐसा करें, गरीबी तो है, गरीबी भी है, हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इतने सारे हजारों साल से हम दास्ता में रहे, अंग्रेजों के अभी हम गुलाम रहे, 75 साल होने को हैं, तो इतने में हम कितना कर पाए, हमें और इससे बहुत ज्यादा करना है। उसके लिए पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मापदंड है कि हमें गरीबी रेखा से अपने लोगों को ऊपर उठाना है। सारी सरकारें कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हटना चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, परिवार ऊपर उठने चाहिए, लेकिन क्या उठ पाए कि नहीं उठ पाए? आज मैं नहीं, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि क्राइम कम हुआ। क्राइम फ्री तो नहीं है, मेरे यहाँ भी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन क्राइम कम हुआ, ग्रॉसली कम हुआ। और अगर आप इंटरनेशनल नेशनल डाटा देखें तो जो एक लाइफ लिविंग कंडीशंस है वो ऊपर उठी हैं। कैसे उठी हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। लिविंग कंडीशन पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी परिवार को मैं 10,000 महीने या 20,000 रुपए देना शुरू कर दूं तो वो परिवार पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएगा, कभी नहीं आने वाला। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करती हैं। परिवार ऊपर तब उठेगा जब उसको स्वच्छ पानी मिलेगा, शिक्षा के मौके मिलेंगे, इलाज उसको टेंशन नहीं रहेगी, घर की उसको टेंशन नहीं रहेगी कि बरसात होगी तो घर में पानी बरसेगा, मेरे घर में अंदर जाएगा, गैस की उसको परेशानी नहीं होगी कि मुझे लकड़ी कहां से बीन के लाऊंगी तो मेरी गैस चलेगी। और इसी तरह आवास शौचालय की व्यवस्था, इसमें सरकार ने भरपूर सहयोग दिया, राशन सभी को मिल रहा है। साथ ही साथ घरों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अभी हमारी व्यवस्था पश्चिमी क्षेत्र में इतनी सुदृढ़ नहीं हुई है कि यहाँ पे भी सरकार लगाए, लेकिन शहरी क्षेत्र नगर पंचायतों में जो घर हैं निश्चित ही हजारों की संख्या में घर बन रहे हैं, तीनों नगर पंचायत में और मोदी नगर नगर पालिका में भी। जो ग्रामीण क्षेत्र मोदी नगर नगर पालिका में आ गए हैं उनमें भी घर अब नए कैटेगरी सिरे से लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें कि जब हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होगा, पानी मिलेगा, खाने को मिलेगा, ठीक ठाक न्यूट्रिशन भोजन मिलेगा, आंगनवाड़ी के माध्यम से हम न्यूट्रिशन फूड दे रहे हैं, टीबी भगाओ के अभियान में फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, 500 रुपए भी दे रहे हैं, अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, उनको लाने वाली आशा बहन को भी पैसा दे रहे हैं, और हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि अस्पताल में डिलीवरी कराइए, तो महिलाओं के मृत्यु दर भी कम होगी, बच्चों की मृत्यु दर भी कम होगी, और ये जब बच्चे सर्वाइव करेंगे तो इनकी शिक्षा भी अच्छी होगी, तब ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर जाएंगे। ये सरकार का उद्देश्य है और इसमें सरकार लगातार प्रयत्नशील है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार ने सारे काम ठीक कर दिए, बहुत एकदम से बहुत जादू टोना हो गया, नहीं। 140 करोड़ हम हिंदुस्तानी, 44 के करीब, और हम 25-26 करोड़ यूपी वाले, बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे गरीब ऊपर आ भी गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गरीब बचे हैं। बराबर सरकार इनके लिए योजनाएं चला रही है। चाहे मैं विश्वकर्मा योजना की बात करूं, ढूंढ ढूंढ के, अगर कोई 12वीं पास है, 10वीं पास है, नई बच्चे का जी पढ़ने में लगा, तो भैया तू टेक्निकल काम करना सीख लो, कुल्हड़ बनाना सीख लो, डिजाइनर गमले बनाना सीख लीजिए। ये जो गमले लगे हुए हैं, हमने अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग कराई थी, हमारी महिलाओं ने बनाए, उन्होंने रंग भरे कुल्हड़ भी हमारी महिलाओं ने बनाए थे। सहारनपुर की तरफ से एक बंदा आया था, वो उनको ट्रेन करके गया था, उसमें भी रखे हैं। ऐसी ऐसी चीजें हम सिखा रहे हैं। एक अगर महिला समूह गांव में 1800 से ऊपर मेरे इस ब्लॉक में महिला समूह है, 1800 को आप 12 से गुणा कर दीजिए, इतनी महिला एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये महिलाओं में इच्छा है हम कुछ करें, उनको सरकार पैसा दे रही है, 10,000 देती है ग्रुप चलाने के लिए, फिर 1.25 लाख रुपए देती है, फिर और भी लोन देती है। सिमिलरली चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी है तो अपना प्लेज पार्क के रूप में अपनी जमीनें लेके, प्रॉपर्टी डीलर है तो खूब सारी जमीनें ले ले, प्लेज पार्क के रूप में अपना पार्क इंडस्ट्रियल डेवलप कर ले, सरकार उसको सुविधा दे रही है। सरकार की मंशा सुविधा देने की है, सरकार की मंशा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो हमारा गांव का व्यक्ति गांव में रुकेगा, भोजपुर और खंजरपुर का व्यक्ति क्यों शहर में जाके रहेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। कनेक्टिविटी,
रोड से कनेक्टिविटी कैसी है, आपने स्वयं देखा है कि मेरठ डासना रोड से कनेक्टिविटी है, आरआरटीसी आ रहा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आ रहा है, रोरी में यार्ड बना हुआ है। आने वाले समय में हमें चुडियाला में भी कट मिल रहा है और इस जो मेरठ डासना रोड है इसको गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ दिया जाएगा कि आप यहाँ से चलें तो सीधे इलाहाबाद पहुंच जाएं। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी और मजबूत करी जा रही है जो मेरे क्षेत्र की है। हालांकि और आसपास देखेंगे तो देहरादून जाने और बहुत सारी जगह आपको दिख जाएंगी। ये गोल चक्कर जो बन रहा मैडम जी, ये क्या खबर है कि आगे जुड़ेगा ये हुआ है चुडियाला से और आगे की तरफ, चुडियाला से आगे की तरफ हमें सिर्फ सिंपल कट मिल रहा है जो हम मेरठ डासना रोड पर चुडियाले की तरफ से भी चढ़ सकते हैं। उसके बाद उधर हम जाके उसको गंगा एक्सप्रेसवे से ज्वाइन करने का भी प्लान है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ये चाह रही है कि महिलाएं आगे बढ़ें, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, हर गांव की महिला कुछ 1,000 रुपए अपने घर लेके जाए, शहरी महिला भी अपने घर लेके जाए। और खास तौर से आपने नोटिस करा होगा, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में घूमते हैं, सिंगल लेडी, डाइवोर्सी, पति की डेथ हो गई, पति शराब पीता है, घर में पैसा नहीं देता है, ऐसी बहुत सारी महिलाओं की एक संख्या है। उन महिलाओं को हम सशक्त करके कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर महिला ही पीछे हट गई तो उसका 2 बच्चे भी समाज को एक अच्छा आम सिटीजन नहीं दे पाएंगे। सरकार बराबर कोशिश कर रही है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सरकार ऐसा सोच रही होगी और ऐसा सोचती है सरकार। जी चौधरी जी हैं हमारे जिलाध्यक्ष हैं लोनी के निवासी। हमने बस शुरू करा, मैं बताई थी मैं इनका, हाँ लोकल इश्यूज में बता रही। जी हाँ, नहीं आप दोनों ले लीजिए। तो सरकार की मंशा यही है कि जी भाई साहब कुर्सी गिरवा दो। सरकार की कुल मिला के मंशा ये है, और आपने नोटिस भी करा होगा, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, संगठन के व्यक्ति संगठन के होने के नाते ऐसा नहीं है कि घर में बैठे हैं। उनको बराबर कोरोना हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे हमारी कोई कष्ट का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, हमें जनता के बीच में रह के सेवाओं को समर्पित करना पड़ता है। और जो योजनाएं हैं सरकार की उन्हें हमें बताना पड़ता है, चाहे वो समूह की योजना हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर की योजना हो, चाहे पोषण की योजना हो, चाहे टीबी के लिए जागरूकता हो, चाहे पोषण बच्चों के जो मेलनरिशमेंट है उसके लिए जागरूकता हो, चाहे जो महिलाओं को मिलने वाली या SC/ST परिवारों को मिलने वाली योजनाएं हैं या विश्वकर्मा योजना है, उनको हमें बार बार प्रोपोगेट करना पड़ता है। निश्चित ही बहुत बड़ा जो हमारी परसेंटेज है वो लाभान्वित हो गई है, लेकिन अभी जो बचे हैं उनको भी ढूंढ के करना है। जैसे कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में मुझे ये महसूस देता है कि आवास की योजना को अभी हमारे यहाँ क्रियान्वित होनी चाहिए। और सरकार का ये कहना है कि पश्चिम में थोड़ा संपन्नता है तो ईंटों वाले घर हैं, पूरब में अभी भी मिट्टी और छप्पर वाले घर हैं, तो पहले उनको कवर करा जा रहा है, उसके बाद निश्चित ही हमारे करे जाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, स्वच्छता का सबसे पहले चीज शुरू हुई थी शौचालय से। शौचालय से चल के वो आई कूड़ा सेग्रीगेशन पे, कूड़ा सेग्रीगेशन से चल के आई कि हम कूड़े घरों को विलोपित करें। आपने निश्चित ही अपने नगर पालिका में देखा होगा, कूड़े घर विलोपित हो रहे हैं, निश्चित रूप से घर घर से कूड़ा कलेक्शन हो रहा है। और अब हम बहुत सारे कूड़े के जो स्पेसेस थे उन पे मिट्टी डाल के कहीं सरसों उगा दी, कहीं कुछ कर दिया, इस तरह से उनको विलोपित कर दिया गया है। और अब हम एक स्टेप और आगे चल गए हैं कि हम कूड़े से खाद बनाकर उनको मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। और जो प्लास्टिक की चीजें हैं जो वेस्ट होते हैं उनको भी हम बेच रहे हैं। साथ ही साथ निराश्रित पशुओं के लिए दर्जन भर से ज्यादा मेरी विधानसभा में गौशालाएं हैं। मेरे दर्जन भर से ज्यादा पुल सरकार ने बनाए, जो मैंने इसमें मेंशन भी करे हैं। पिछले कार्यकाल के जो मेरे कार्य थे वो आपने देखे ही होंगे कि नगर पालिका का विस्तारीकरण हुआ, नगर पालिका के जो आसपास के गांव है नगर पालिका में आए। डेवलपमेंट चार्ज हमारा 3090 रुपए प्रति मीटर से घट के 1200 रुपए प्रति मीटर हुआ। आम आदमी को इसका महत्व नहीं पता लगता, लेकिन जो लोग यहाँ पर आने वाले समय में हमारे यंग बच्चे काम करेंगे उनको निश्चित ही इसका लाभ होगा कि हमारा मोदी नगर में इंडस्ट्री ज्यादा आएंगी और हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट ज्यादा आएंगे, हमारे मॉल्स ज्यादा आएंगे, फन पार्क हमारे यहाँ ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीनें भी हैं और हमारे पास डेवलपमेंट चार्ज भी कम है। इसी तरह से जो हमारी गंग नहर के पुल हैं उनको निर्माण करा गया दोबारा से, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए थे। आइनॉक्स गैस लगी, डिग्री कॉलेज बना, बस अड्डे का सौंदर्यीकरण हुआ, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ। कुछ चीजें रह गई थी, जैसे कि खेलों के बारे में हम थोड़ा पिछड़ रहे थे, तो इस बार पतले में जो हमारा ग्रामीण बच्चों के खेलों के लिए है उसमें हॉल का रिनोवेशन हुआ है, उसमें उपकरण आए हैं, साथ ही साथ ट्रैक बना है और एक सेमी सिंथेटिक ट्रैक की जो मेरा बच्चा
फौज में और आर्मी में जाता है वो रेस लगाता है, उसको एक उचित स्थान मिले, क्योंकि बरसातों में दिक्कत हो जाती थी तो मुझे ही व्यवस्था करके उनको घास काटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। इसी तरह से गांधी ग्राउंड भी आपने देखा होगा, खेल के लिए हम आगे एक कदम आगे बढ़े हैं, निश्चित ही एक सुंदर रूप उसका निकल के आया है। हाईटेक लाइब्रेरीज हमारी बनने वाली हैं, गांव में भी मैंने बिल्डिंग बना दी है, लेकिन उसको हमें भी फर्निश और वो करना है। शहर की योजनाएं आ गई हैं, चाट का बाजार और खाने पीने के आउटिंग कि एक ही जगह जाएं, खा पी लें, शाम को फैमिली के साथ जाके एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ऐसा शहर में एक मार्केट डेवलप करने का है। और साथ ही साथ जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, आरओबी जो भाई साहब कह रहे थे, एक हमारा अक्षय पात्रा है जो बन रहा है, एक मंजिल बन गई है, दूसरी मंजिल बनने वाली है, जो मेरा पिछली बार प्रोजेक्ट रह गया था। मेडिसिन का जो वेयर हाउस है वो बन चुका है। जो आरओबी है, निश्चित ही जब विकास होता है तो कुछ टूट फूट भी होती है, और टूट फूट में बहुत हमारे ग्रामीण भी, शहर वाले भी, हमारे जो लोग हैं थोड़ा परेशानी और असहज महसूस करते हैं, लेकिन विकास भी जरूरी है, शहर के लोगों की जरूरत भी जरूरी है। 100 करोड़ रुपए सरकार ने निर्धारित अभी तक करा है, कम ज्यादा हो सकता है कि हम इसको कंपनसेशन में, हम इसको शिफ्टिंग में, कि हमारा नाला शिफ्ट होना है, हमारे बिजली के तार और ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने हैं, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। 80 करोड़ निर्माण के लिए आने ही वाला है, 180 करोड़। नक्शा जो पहले बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था, उसमें बड़ी चर्चा हुई, आरआरटीसी से बात हुई, जो भी इंजीनियर्स हैं अपने पीडब्ल्यूडी विभाग के, उन्होंने कंबाइंड रूप से एक नक्शा बनाया। जो पहले हम सड़क सीधी जाने दे रहे थे, अब उस पूरी की पूरी सड़क को उठा के मेरठ की तरफ से उठा के गाजियाबाद की तरफ ले जाया जाएगा स्लोप को, और एक स्लोप ऊपर जाते हुए तीसरे नंबर का वो हापुड़ रोड की तरफ आ जाएगा। सर्विस लेन यथावत रहेगी। सर्विस लेन को भी चौड़ा बनाना इसलिए जरूरी है, मैंने वहां के स्थानीय लोगों को भी बताया, हमें नहीं पता लगता कब कोई दुर्घटना हो जाए। यदि कहीं कोई आगजनी या कुछ ऐसा हो गया तो कम से कम एक बड़ी हमारी जो फायर ब्रिगेड है वो चलने का, और उसके साइडों में सीढ़ियां लगाने का, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो लगभग 1.5 सड़क एम्बुलेंस, ये गाड़ी बड़ी होती है और सीढ़ियां जाती हैं, वो हमें व्यवस्था रखनी पड़ती है, चाहे 20 साल में एक बार दिक्कत हो, चाहे 50 साल में एक बार दिक्कत हो। अनफॉर्चुनेटली जैसे बखरवे में दिक्कत हो गई थी, वहां तक एम्बुलेंस पहुंची लेकिन गली के अंदर नहीं गई, वहीं से तार लेके जाना पड़ा, जो पाइप्स लेके। तो इस तरह की दुर्घटना के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो निश्चित ही ये निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी होने वाला है, शुरू होने वाला है। नया नक्शा आ गया है। पहले पिलर नंबर, मतलब अभिषेक शर्मा की दुकान से 12 नंबर पिलर से शुरू होना था, अब ये उससे घट के 8 नंबर पिलर के आसपास से एलिवेशन शुरू होगा। तो जो स्थानीय लोग हैं उनको मिनिमाइज हो जाएगा लॉस तो होगा। क्या उससे ज्यादा होगी या उससे कम हुई है? चौड़ाई लंबाई कम हो गई है, ग्रॉसली लंबाई कम हुई है, ग्रॉसली लगभग आधी, मतलब 45% कम हो गई है। और चौड़ाई में 1 मीटर 1.5 मीटर का अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो पाएगा क्योंकि सड़कें छोटी हैं। अगर आप ग्रॉसली देखेंगे, इस जगह सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम है, और नाला और सर्विस लेन जरूर जानी होगी। तो उसमें तो निश्चित ही थोड़ा टूट फूट और थोड़ा उनको रिहेबिलिटेट और उनको करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सही समय नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी वो 180 करोड़ जब जिस दिन पीडब्ल्यूडी के उसमें खाते में आ जाएगा, उसी दिन से डीएम और एसडीएम मिलके ये कार्यवाही शुरू करते हैं के साइड में उसको सड़क के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, बीच बीच में ऐसा लगा दिया जाए, सफाई के लिए काम आ जाए। ऐसी ये योजना है, बिल्कुल इंच टू इंच और मीटर टू मीटर। अभी मेरे पास डाटा नहीं है, वो मैं जैसे भी उपलब्ध होगा। पत्रकार बंधुओं ने, समाज के जागरूक लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे। एक बार ये भी सजेशन दिया गया था कि वहां से उठा के मोदी कॉन की बिल्डिंग में ले जाके फिर प्रोफेसर कॉलोनी से लेके और बच्चों के खेल के ग्राउंड से आया जाए। उस पर जो भी उन्होंने चर्चा करी होगी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ना तो स्कूल में पिलर लगाने की अनुमति दी जाएगी, ना ही रेलवे विभाग इसलिए राजी होगा कि फाटक होते हुए फाटक के 50 मीटर से हम बनाए, तो ये उसमें राजीनामा नहीं हुआ था, क्योंकि रेलवे एक संवेदनशील विषय रहता है। डिफेंस के बाद यदि कोई संवेदनशीलता है तो वो रेलवे में है। आप खुद जानते हैं, जरा सा भी कुछ होने से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उनके अपने नॉर्म्स हैं, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। सरकार के माध्यम से भी इंटरफेरेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि तिबड़ा रोड पे था और सिकरी फाटक पे था, रोरी की तरफ, रोरी कादराबाद जो मार्ग है उसमें भी था। हाँ, तो इनमें यह है कि हमें, जैसे तिबड़ा में है 2 व्हीलर का प्रपोज था, लेकिन उन्होंने बोला हम फाटक परमानेंट बंद कर देंगे। उसके लिए व्यापारियों से बात करी गई। व्यापारियों की चिंता भी वाजिब थी कि हमारा तो बाजार ही बंद हो जाएगा। उनका राजीनामा नहीं हुआ, इसलिए नगर पालिका ने उनको अभी नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। यदि वो बाद में अंडरपास का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो निश्चित ही हम नगर पालिका से कहेंगे कि इनको नो ऑब्जेक्शन दे दिया जाए।
भले ही 2 व्हीलर का अंडरपास हो। इसी के साथ हम अपना सीकरी माता का भी आगे वो कर रहे हैं, सब ये चल ही रहा है। और बाकी हमारे जो माननीय सदस्य, हमारे पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, समय समय पे हमें सुझाव भी देते रहते हैं शहर के विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो हमारे सभासद हो या गांव के प्रधान हो, और हमारे जो साथी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं दोनों, और हमारे चेयरमैन हैं, वो भी हम लोग सब चिंता करते रहते हैं। निश्चित ही फीडबैक आता रहता है, और आपके जो फीडबैक हैं, क्योंकि आप पब्लिक में घूमते हैं, पब्लिक आपको शिकायत बताती है और आप स्वयं देखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके क्रिटिक्स का, आपकी सलाह का और सुझावों का मैं हमेशा से बहुत सम्मान करती आई हूँ। आगे भी मैं चाहूँगी कि आप हमेशा मुझे छोटी बहन मान के और थोड़ी नई विधायक मान के, मैं कोई प्रोफेशनल देखिए नेता नहीं हूँ, तो आप सलाह देते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब ये मैं बड़े दिनों से ये इरिगेशन को बार बार कह रही थी, और मैंने तो ये भी कहा था कि इरिगेशन अगर नहीं बनाना चाहता तो हम अपने पैसे कहीं से मांग तुम के लगाएंगे, लेकिन उन्होंने नो ऑब्जेक्शन तो नहीं दिया, खुद ही बनानी शुरू कर दी और सड़क बहुत अच्छी बनी है। इस पे चेयरमैन साहब से और ईओ से बैठ के बात करेंगे कि अगर नाले पे एक पुल बन जाता है 2 व्हीलर्स के लिए या छोटी कार के लिए, तो निश्चित ही वो आने वाले समय में जब हमारा आरओबी बनेगा तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव रास्ते का रूप में ये प्रयोग हो जाएगा। इन लोगों ने अपने जीडीए के वीसी, क्योंकि जीडीए ने बनाया था, उनको भी ये कहलवाया है कि आप एक मीटिंग रखिए जीडीए से मोदी नगर में क्या क्या बेहतर हो सकता है, जैसे कि सड़क का दोहरीकरण होना हापुड़ रोड का, साथ ही साथ इसमें साथ में नाले का निर्माण होना। हमारे मोदी नगर के जो बड़ा नाला है उसका स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर योजना के अंतर्गत भी मैंने दिया है कि हमारे को पक्काकरण कर दिया जाए, तो एक बाईपास हमारा वो भी बन सकता है, सड़क उसके ऊपर अगर आ जाए। और कम से कम गदाने में डेवलपमेंट हो रहा है, आगे हमारी कॉलोनीज भी आएंगी, तो इसमें एक नाला यहाँ से जाए इरिगेशन से नो ऑब्जेक्शन लेके, और जो बम्बा है उसमें से अपना वो बना के, चाहे अंडर द बम्बा जाए, चाहे उसमें बड़ा पाइप डालें, वो वहाँ से जो मोदीपुन वाला गंदा नाला है उसमें डाल दिया जाए, तो निश्चित ही कॉलोनी वासियों को भी राहत मिलेगी, और खास तौर से जो मंडी की दुर्दशा हो रही है वो भी सुधर जाएगी। मैंने पुराने जो इंद्र विक्रम जी अब डायरेक्टर मंडी बन गए हैं, उनसे कल ही परसों ही बात करी थी। उन्होंने बोला मैंने ही रोका था कि ये नाला बन जाए, उसके बाद हम इसको कर देंगे, क्योंकि नाला ना बनने से फिर मंडी में जल भराव हो जाएगा। इंटरनल रोड्स, उनका टॉयलेट्स, उनकी बाउंड्री, इसका सारा उनको एक वो बना के दे दिया गया है, तो निश्चित ही जल्दी ये शुरू कर। मैं कहूँ कि निकट भविष्य में 2-3 महीने में कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है अभी। ये जो है इनकी जो अध्यक्षा हैं वो एसडीएम हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब ये नगर पालिका में आ गया है, तो अब चूंकि नगर पालिका में सरकारी अधिकारी ईओ होते हैं, तो वहाँ से हट के अगर वो वहाँ आ जाता है तो बोर्ड ऑफ द सिटी जो है वो डिसाइड करके कि हमें क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है, वो हम कर सकते हैं। एक सीकरी वालों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि जमीन हमें खरीद दी जाए। देखिए, सर्कल रेट पे जमीन कोई देगा नहीं। सर्कल रेट का अगर हम 2 गुना 3 गुना देते हैं तो कोई देगा नहीं, सरकार अपने नियमों के अनुसार जमीन लेती है। वो मुझे इतना आसान नहीं लगता। लेकिन 16 बीघे का एक जो हमारा ग्राउंड है इधर के तालाब के सड़क के इधर नॉर्थ में, उसको हम फिलिंग करा के, घर से जो कंक्रीट निकलता है, घर बनता है, वो सारा भरवा के, ये नगर पालिका के साथ मैंने डिस्कशन करा था, उसको भरवा के उसको हम पूरा ग्राउंड बना दें, तो वो भूमि हम बहुत सारे कार्यों में ले सकते हैं। बस हमें ये दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि तालाब की भूमि कितनी है, उसको हम ना छुएं। स्वयं तालाब के लिए भी हमने योजना बनाई है कि तालाब को एक पिकनिक स्पॉट की तरह से डेवलप करा जाए, बीच में कोई टापू जैसा आ जाए, बोटिंग चल जाए उसमें विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, पेड़ लग जाएं और उसमें खाने पीने की दुकानें उनके चारों तरफ लग जाएं, जो कि नियमों के अनुसार लगें। नो प्लास्टिक जोन बना दें कि जिससे ऐसा नहीं कि उठाएं और तालाब में डालें, ये सब चीज़ें ना हो। एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चूँकि सरकारी कार्य हैं, धन की भी बाध्यता रहती है। वो 20 करोड़ हम ऐसे हैं जैसे समुंदर में है और पानी नहीं पी पा रहे, समुंदर में है। हाँ, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, एक स्वाभाविक चीज़ है, जो एसडीएम खर्च करके जाएगा उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इसके लिए एक बहुत मजबूत, डेडिकेटेड, ईमानदार हमारा ऑफिसर चाहिए, जैसे हमारे पुराने कमिश्नर थे जिन्होंने मोदीपुन की ज़मीन मेरे कार्यकाल में निहित कराई, डंके की चोट पे निहित कराई थी, प्रकाश कुमार जी, डॉक्टर साहब। हाँ, तो एक ऐसी इच्छा शक्ति वाले चाहिए। हमारे यहाँ भी एसडीएम्स थोड़े कम टाइम के लिए आ रहे हैं, कोई वो आ जाए। मीना साहब से भी मैं अभी मोदी नगर की समस्याओं को लेके, जिसमें ये वन ऑफ देम है, मैं बात करूंगी। सीकरी माता हमारा धार्मिक स्थल है, मेरे लिए पूजनीय है। को
सीकरी माता का फोटो देने से परंपरा शुरू करी थी कि हम अपनी देवी को ही पूजें, अपने स्थलों को ही पूजें। दूर दूर हम कुंभ नहाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो अपने स्थलों को भी हमें पूजना चाहिए। मैडम जी रूपरेखा वो आप मुझे जरा सा अवगत जो वेयर हाउस है उसमें शायद मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कुछ किश्त कुछ नहीं आई थी, तो उसका फिनिशिंग का काम बच रहा है। वो वेयर हाउस में स्टेट गवर्नमेंट ही अपने जो दवाइयों के स्टोर हैं वो बनाएंगी, और जो रसोई है उसकी एक किश्त अभी हमारी 3 महीने पहले बच गई थी, जो कि सरकार को भी पैसा देना था, सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ पाया था। अब बजट आ गया है तो निश्चित ही डीएम रिकमेंडेशन करेंगे तो पैसा उसका कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि कुछ वो चैरिटी से लगाते हैं, जैसे पहले 4 करोड़ लगाया था, और कुछ वो सरकार से लेते हैं, उनका वेयर टाई अप हाउस है। में जो मेडिसिन हो रखी जाएंगी फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इस क्षेत्र कमिश्नरी में हाँ। होंगे या कहीं और से होंगे, नहीं। कहाँ वहाँ से वहाँ उपलब्ध होंगे? सरकार की ये योजना है कि अपने हर कमिश्नरी में, जिलों में हम एक वेयर हाउस बनाएं। जैसे बहुत बार आपने नोटिस करा होगा कि मेट्रोजिल खत्म हो गई या बीमारी फैल गई, दस्तों की बीमारी फैल गई और आईवी फ्लूइड खत्म हो गया। आईवी फ्लूइड लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है, वहां से मंगाना पड़ता है। तो ये इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि बहुत सारी चीजें लखनऊ से आती थी, बहुत सारी वाराणसी से आती थी, उनको डिसेंट्रलाइज करके इस स्टोर में इतना स्टॉक रहेगा। आसपास के क्षेत्र में जितने में भी जाएगा, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं पता कितने जिलों में जाएगा या कहाँ जाएगा, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो आसपास के जो 50 किलोमीटर की परिधि में ये इनको आराम हो जाएगा। कही थी आपने, और वैसे कई बार चर्चा हुई है कि यहाँ पे सरकारी आधुनिक अस्पताल होना चाहिए, जो कि जरूरत भी है। उस पर क्या मतलब कोई कार्रवाई हो रही है या उम्मीद है कि ऐसा कोई सरकारी आधुनिक अस्पताल मोदी नगर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी नगर में हमारी जो सीएचसी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 बेड का एक वार्ड बनाया था पीछे, उसको सीएमओ से कह के हमने शुरू भी करवा दिया है। एक कपल है सर्जन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, वो यहाँ पर आ भी गए हैं, और अभी हफ्ता पहले तक मुझे पता था कि वहाँ 5 सिजेरियन ऑपरेशन भी हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर अच्छा हो गया है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए, वो हम सीएसआर के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से निश्चित ही वहाँ लेके आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बजट से अगर नहीं आ पाई और छोटी छोटी चीज़ों के कारण चीज़ें रुक जाती हैं, तो उसको हम सीएसआर या और अन्य माध्यमों से ले लेते हैं। एक चीज़ अभी शुरू हुई है वहाँ पे सिजेरियन, जो कि एक बेसिक चीज़ होती है। मुझे लगता है कि इसके बाद हम सक्षम हो जाएंगे कि और भी चीज़ें हम शुरू कर दें। और यदि आप नोटिस करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मेडिकल फील्ड पे बहुत ध्यान दिया था, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस पे ध्यान दिया था। जहाँ 17 मेडिकल कॉलेज इस उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, आज 36 मेडिकल कॉलेज सरकारी, 34 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट संचालित हैं। आदरणीय योगी जी का विचार है कि हर जिले में एक होना चाहिए। कहीं कहीं अव्यवस्था है कि गाजियाबाद में 4 हो गए, मेरठ में 4 हो गए, लेकिन लखीमपुर खीरी और बहराइच पटरौना और वहाँ पर कम रह गए। हर में पूरे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। अभी बलिया में खुला है, आपने पत्र में समाचार पत्रों से देखा होगा, तो हर जगह पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारा अभी ये सीएचसी अपग्रेड हो रहा है, निश्चित ही इसमें ऑपरेशन की सुविधाएं, छोटी छोटी चीज़ें, किसी की हड्डी टूट गई प्लास्टर लगा दो, ऑपरेशन कराना है तो कोई बात नहीं, हम गाजियाबाद भेज देंगे। डिलीवरी है, ऑपरेशन अभी होना है, उसमें हम नहीं रोक सकते, वो सुविधा एक हो गई। छोटे छोटे फुंसी हैं, हर्निया है, हाइड्रोसील है, छोटे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये यहाँ पर सुविधाएं शुरू हो जाए। रही बात जो ईएसआई की, ईएसआई एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कंबाइंड एफर्ट है। बहुत पत्राचार करा मैंने, पुराने जो सांसद जी हैं उनको भी बहुत पत्राचार करा। अंत में निकल के उनका ये आया कि जी मोदी नगर की इंडस्ट्री बंद हो गई है, मोदी नगर के श्रमिक को हम सुविधा साहिबाबाद दे रहे हैं, यहाँ हम दे रहे हैं, शायद मेरठ का भी एक अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के मरीजों के लिए कि हायर सेंटर जाना है तो साहिबाबाद चले जाए, हम इतनी जगह में जल्दी नहीं कर, ज़्यादा नहीं सुविधाएं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी मैंने अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और अपने एमपी के माध्यम से केंद्र सरकार को भी ये बोला, कमिश्नर जो ईएसआई वाले हैं उनको भी बोला कि इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर दीजिए। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कैसे, कि यदि आप एक योजना ऐसी बना दें कि इस पे पीपीपी मॉडल पे अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एक्सरे और अगर हो सके तो सीटी एमआरआई लग जाए। अगर हम ये शुरू कर दें तो हार्मोन प्रोफाइल आज हर किसी को बताया जाता है। आप भी अपना टेस्ट कराने जाएंगे तो 2000 रुपये में टेस्ट होगा। सब लोग एलएफटी, केएफटी, थायराइड और पीसीओडी वाले बच्चे अपने हार्मोन प्रोफाइल और ये सब कराते हैं। अगर ये हमें यहाँ पे मिल जाए, ईएसआई वालों के लिए अलग रेट पे मिल जाए जो उनकी सुविधा के अनुसार है, और बाहर की जनता से आप पैसा ले लें लेकिन थोड़ा कम ले लें। अगर 1500 रुपये का है वो 800 रुपये का अगर आप हमको करके दे देंगे
तो हमारी जनता उसको देने में कोई संकोच नहीं करेगी, जो और है श्रमिक से हटके। ऐसा मैंने उनको एक प्रोजेक्ट बना के दिया था। लेकिन अभी, और ये भी मैंने कहा था कि इसमें जमीन इतनी है कि इसमें एक BMS कॉलेज भी खुल सकता है सरकारी। लेकिन बहुत सारी चीजों को होने में बहुत देर लगती है, लेकिन निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ मांगते रहे। वो मैंने निकाल लिया था BMS के लिए, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। DJ डेंटल को BMS दे दिया है। बाकी देखिए प्राइवेट का मेरे को इतना ख्याल नहीं रहता, मैं सरकारी में ही ज्यादा लगी रहती हूँ, है ना। तो प्राइवेट वाले तो अपने आप करते रहते हैं, बड़े लोग हैं जी। से संगठन डायरेक्शन देगा वैसे ही बना देंगे। कमेटी में तो सभी तैयार है, सब कुछ ठीक है। अभी पुरानी कमेटी चल रही है। दूसरा अध्यक्ष जी, यो लोनी विधायक का प्रकरण चल रहा है, बड़े जोरों शोरों पे है। जिस पार्टी का नुमाइंदा उस पार्टी को ही आलोचना कर रहा, उसको गुंडा और बदतमीज बता रहा, उसको ही जो है जंगल राज बता रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बड़ी विधायक पार्टी, उत्तर प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार इसमें कोई भूमि निर्णय करेंगी। मेरा तो छोटा सा जिला है, मुझे अपना जिला चलाना है। अपने जिला के जो आपका भी व्यूज आएगा जी। जिले के मालिक नहीं होते कोई भी, जिले के मालिक तो आप सभी हैं। जिले के पदाधिकारी होने के नाते, जिले के मुखिया होने के नाते से मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरा संबंध खाली अपने जिले से है। ये प्रदेश सरकार का, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का उनका प्रकरण है, मेरा नहीं।